नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी का पेपर हुआ है। बच्चों ने क्वेश्चंस बताए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपडेटेड कंटेंट के लिए। पहला प्रश्न है, बोरा एक चिपचिपा चावल को मतलब चावल है। देखिए टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। बोरा एक चिपचिपा किस्म का चावल है, वो किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, मतलब किस राज्य में बोला जाता है। ठीक है, तो हर जगह का अपना अपना एक अलग हिसाब है। जैसे कि मान कर चलो कि पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सी सब्जी बनाई जाती है, जैसे कि आलू से कौन सी सब्जी बनाई जाती है, आलू से कौन कौन से व्यंजन मान के चलो बिहार में बना दिए जाते हैं, पंजाब में बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो बोरा एक चिपचिपा चावल की किस्म है। तो ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, असम में पाया जाता है। असम में आप याद रखोगे, असम की बिहू एक सबसे इंपॉर्टेंट है, और सत्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। असम से डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन चलती है जिसको विवेक एक्सप्रेस कहते हैं। सबसे लंबी ट्रेन है। वो कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। ये भी याद रखिएगा। असम में बांस के 3.5 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के घर बनाए जाते हैं। बांस के, जहाँ पर बांस आ जाएगा वहाँ पर असम का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें जम्मू से भी प्रश्न बनता है। तो जम्मू में सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाते हैं। ठीक है, रऊफ वहाँ का फेवरेट नृत्य है, बहुत फेमस नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे। जम्मू से अब ये पहले राज्य था, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसकी कमान जो है वो किसी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होगी, वो केंद्र सरकार के हाथ में होगी। हाँ, मुख्यमंत्री रह सकता है, या तो राष्ट्रपति कोई प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ पर नियुक्त कर सकता है, या फिर मुख्यमंत्री रह सकता है। ठीक है, लेकिन सारी जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र शासित प्रदेश की होगी। बंगाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, निकटवर्ती राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किसके निकट में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये झारखंड के, बिहार के और कहीं ना कहीं उड़ीसा के पास में सटा हुआ है बंगाल। बंगाल टाइगर के नाम से आप याद रखिएगा, बंगाल टाइगर के नाम से वहाँ पर देखोगे टाइगर्स हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। उड़ीसा से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है। और उड़ीसा जो है, याद रखिएगा, उड़ीसा जो है अरब सागर के किनारे स्थित है। तो कुछ राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे हैं, जैसे उड़ीसा है, बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। ठीक है, तो उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात कर ले हम जम्मू से सटा हुआ है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जो है वो आपको पता है शीत रेगिस्तान बोला जाता है, उसको श्वेत रेगिस्तान भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर लेह में क्या है? रेबो और लेखा। रेबो में क्या रहते हैं? आदमी अपना जो है टेंट बना करके रहते हैं, और लेखा जो है जानवरों के लिए टेंट बना देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं और अस्तबल में क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। और जम्मू और लद्दाख ये दोनों अलग अलग सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, लद्दाख ऊपर है, जम्मू कश्मीर नीचे है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के उत्तर में है कि दक्षिण में है, कि पूरब में है कि पश्चिम में है। तो याद रखिएगा, जम्मू जो है लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा अर्जन से रिलेटेड सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भाषा अर्जन क्षमता के बारे में, भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में अगर हम बात करें, LAD के बारे में बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कौन बात करता है? चॉमस्की की बात करते हैं। हम बात करें अगर बहुभाषिता के बारे में कौन बात करते हैं? गार्डनर बात करते हैं। ठीक है ना, हम बात करें कि भाषा जो है ये आपके सीखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये कौन बात करते हैं? ये वाइगोत्स्की बात करते हैं। तो सब लोग भाषा के बारे में बात करते हैं। ये कौन बात करता है कि विचार के बाद भाषा का विकास होता है? वो पियाजे बात करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे जो है अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। ये सारी चीज़ें जो बच्चे जो विकास के बाद भाषा का सीखते हैं, या फिर बच्चे जो है भाषा को अपने आप सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्रैस्मर कहते हैं SLAD, मतलब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्रैस्मर कहते हैं I+1। ठीक है, I+1 मतलब अब बोधगम्य निवेश इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यही इतना ही पूछा जाता है। I+1 मतलब कि एक स्तर आप जितना जानते हो उसके एक स्तर ऊपर जाना, उसी को बोलते हैं बोध निवेश। ठीक है, बोध मतलब कि ज्ञान की बात की जा रही है, बुद्धि की बात की जा रही है। आपको भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपको बोध है पहले से, मतलब पहले से ज्ञात है, जानते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रश्न पर हम आते हैं। तो भाषा अर्जन क्षमता की अगर हम बात करें दोस्त, वो है चॉमस्की। ठीक है, चॉमस्की से इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें कि स्किनर से, तो यहाँ पर सवाल बनते नहीं हैं। ठीक है, पियाजे की अगर बात करें तो पियाजे ने यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसको जान लीजिए, फटाफट जान लीजिए। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, तीसरी अवस्था है 11 से 15, चौथी अवस्था है 0 से 2 वर्ष इंद्रिय कामक अवस्था होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर। सेंस से बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है ना, जब तक उनको आग के पास जाने के लिए रोका जाएगा तब तक वो नहीं रुकेंगे वो। ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो जा करके छुएगा, और छूने के बाद उसको खुद सेंस हो जाएगा कि हाँ इसको छूने से दर्द होता है, इसको छूने से जल सकता है, तो बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन उसको समझाओगे तो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके सेंसर काम करते हैं। ठीक है, आपकी बात से नहीं मानेगा क्योंकि उसके सेंस काम कर रहे हैं। वो जब चाहेगा तो वो अपना काम करेगा।
दूसरी की बात करें 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। इसमें क्या है, बच्चे के अंदर सीखने की एक क्षमता होती है और ये बार बार त्रुटि करते हैं। तो जहां पर भी त्रुटि वाले सवाल आ जाएंगे ना कि बच्चा संरक्षण की क्रिया को नहीं कर पाता है, बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नहीं कर पाता है, तो यार जब बच्चा सीखेगा तो गलतियां करेगा, और ये आप भी जानते हो कि जहां गलतियां होती हैं उसको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। तो 2 साल से 7 साल के बीच में जब बच्चा कोई भी गलती करे कि ये 1 से लेकर के 10 तक कर लेता है लेकिन 10 से लेकर के 1 नहीं कर पा रहा है, ये कौन सी अवस्था है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक। और जहां पर इस चीज को कर लेता है उसको बोलते हैं कंक्रीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब मूर्त अवस्था में क्या होगा, बच्चे जो है गलतियां कर रहा था, उन गलतियों पर सुधार लाने की कोशिश करता है और ला भी चुका होता है। तो 7 से लेकर 11 साल का बच्चा जो है ए से जेड तक बोल देगा, जेड से ए भी बोल देगा, 1 से 10, 10 से 1 बोल देगा, कारण और उसका कहीं ना कहीं उपचार के बारे में बता देगा कि जो आपका कपड़ा है वो सूख जाता है धूप में, क्यों सूख जाता है, तो इस वजह से सूख जाता है। तो कारण और कारक के बारे में भी बात कर लेता है। लेकिन अगर उससे एक स्टेप ऊपर जाने की बात करें तो जब आपको सारी चीज़ें ज्ञात हो गई है तो आप एडवांस लेवल की बातें करने लगते हो, ऐसी चीज़ें सोचने लगते हो जो कि है ही नहीं, तार्किकता की बात करने लगते हो, डिबेट की बात करने लगते हो, तो हो जाता है 11 से लेकर 15 साल की अवस्था, उसको बोलते हैं अमूर्त अवस्था। याद रखिएगा, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेज इन्होंने बात करी। इन्होंने स्कीमा के बारे में भी बात करी है। जो चीज़ आपके दिमाग में है उसको स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में है, जैसे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी ना, अब इसको क्या बोलेंगे, स्कीमा, कि हाँ यहां पर सर ने बताया है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, ये क्या है, ये एक पूरा जो है ये एक स्कीमा है, आपके दिमाग में बन गया जो चित्र, उसको स्कीमा बोला जाता है। लेकिन अब स्कीमा में संशोधन करोगे ना, जब स्कीमा में संशोधन करोगे उसको समायोजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जहां पर संशोधन की बात आएगी, वहां पर प्रश्न में लिखा होता है संशोधन, तो जहां पर संशोधन आएगा तो संशोधन से समायोजन याद कर लेना। ठीक है, संशोधन से समायोजन, 3 केसेस बनते हैं, उन तीनों केसेस को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। जहां पर संशोधन की बात करेगा तो वहां पर क्या करना है, आपको समायोजन कर देना है। ठीक है, तो संशोधन से समायोजन, 100 से 100 को कनेक्ट कर देना है। एक केस खत्म हो गया, अब 2 केस बचते हैं। एक होता है आपका यहां पर पुराने केस में, पुराने स्कीमा में चीजों को जोड़ना, चीजों को जोड़ना, पुराने स्कीमा में चीजों को जोड़ना। ठीक है, और एक होता है नया स्कीमा बनाना। तो जब नया स्कीमा बनाओगे उसको बोलते हैं समायोजन, जब नया स्कीमा बनाओगे तो समायोजन, जब संशोधन करोगे तो भी समायोजन, संशोधन 100 से संशोधन, 100 से समायोजन, और जहां पर नया स्कीमा बनाओगे उसमें भी बोलते हैं समायोजन। ठीक है, तो संशोधन तो हो ही गया, समायोजन में नया स्कीमा बनाया तो भी समायोजन। लेकिन पुराना जो स्कीमा है, जैसे कि ये चीजें हैं, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इसमें अगर आपने कुछ थोड़ा सा संशोधन कर लिया, थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा बहुत आपने, सॉरी संशोधन, नया ज्ञान को जोड़ लिया आपने, नया ज्ञान क्या जोड़ लिया कि 4 स्टेजेस थे, अब एक 5वां स्टेज आपने जोड़ लिया। तो 4 स्टेजेस पहले थे, 5वां स्टेज आपने जोड़ा, तो संशोधन नहीं करा आपने, 5वां स्टेज नया जोड़ा, उसको आत्मसातकरण कहते हैं। तो पुराने में नई चीजों को जोड़ना, संशोधन नहीं करना, नई चीजों को जोड़ना। यहां पर लिख करके आएगा, पुराने में नई चीजों को जोड़ना क्या कहा जाता है। तो पुराने में नई चीजों को जोड़ दोगे तो आत्मसातकरण, नया स्कीमा बना दोगे, जैसे कि अब पियाजे का पढ़ रहे हो, अब वाइगोत्स्की का पढ़ने लगोगे, पूरा नैतिकता के बारे में पढ़ने लगोगे पूरा, तो वो नया स्कीमा हो गया आपके दिमाग में, ये तो पुराना स्कीमा है। ठीक है, तो पुराने स्कीमा में चीजों को जोड़ना, आत्मसातकरण। अगर यहां पर पुराने में संशोधन की बात करें तो 100 से समायोजन, और नया स्कीमा आपका समायोजन। ठीक है, तो नया स्कीमा समायोजन, संशोधन समायोजन, लेकिन पुराने स्कीमा में चीजों को जोड़ना उसको आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम यहां पर वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। याद रखिएगा, जितने प्रश्न पूछे गए उनके बारे में बता रहा हूं। पियाजे से सवाल बने हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चॉम्स्की से जो सवाल बने हैं उसको डिस्कस कर लिया, गार्डेनर से भी सवाल बने हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भाषा को महत्व देते हैं, बताते हैं कि अंतः क्रिया के द्वारा बच्चे जो है सीखते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ रहते रहते बच्चे भाषा सीख जाते हैं। गार्डेनर किसके बारे में बात करते हैं, गार्डेनर कहते हैं कि एक बुद्धि नहीं होती, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। मैंने 8 प्रकार की बुद्धि आपको पहले भी बताया है। नाच गाना मतलब कि डांस वाला, संगीत वाला, ठीक है, डांस और संगीत। ठीक है, डांस संगीत, गणित की भाषा मतलब कि गणितीय तार्किक, और भाषा मतलब कि भाषाई बुद्धि। ठीक है, प्रकृति की स्थान के बारे में हम बात करें तो प्रकृति का स्थान, प्रकृति, प्राकृतिक भाषा और स्थानिक भाषा। और एक होता है अंतः व्यक्तिक, अंतः मतलब खुद के अंदर, एक होता है अंतर व्यक्तिक, अंतर मतलब दूसरे के बारे में जानना। ठीक है, तो ये 8 तरीके की भाषा है। अंतः मतलब अपने अंदर, अंतर मतलब दूसरे के अंदर, प्रकृति मतलब प्रकृति का, स्थानिक मतलब स्थानिक के बारे में। ठीक है, डांस मतलब कि गति मतलब कि पायलट के अंदर, आपके डांसर के अंदर, संगीत मतलब कि गाने के अंदर। ठीक है, गणितीय बुद्धि मतलब कि गणित के बारे में, भावात्म, और यहाँ पर भाषाई बुद्धि है मतलब भाषा के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके चारों से रिलेटेड यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रश्न और 29 तारीख के पेपर में पूछा गया है कि हाथ आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। तो अच्छा प्रश्न है, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को 4 लाइन में लिखेगा, मैंने बस 1 लाइन में लिखने की कोशिश की है। हाथ और आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को देता है। तो देखिए हाथ और आंख, हाथ से आप लिख भी रहे हो और आंख से आप देख भी रहे हो, ठीक है। हाथ से आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है और आंखों से देख रहे हो, तो ये समन्वय क्या कहलाता है, तो हस्तलेखन कहलाएगा। साफ सीधी बात है। पढ़ने से क्या मतलब है, सिर्फ आपका आंख चलता है, सुनने से आपका कान काम करता है, बोलने से आपका मुंह काम करता है, लेकिन यहाँ पर हाथ और आंख की बात की जा रही है ना। तो आंख कहाँ कहाँ लगेगा, आंख सिर्फ और सिर्फ लिखने में दिखाई दे रहा है, पढ़ने में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखोगे कि हाथ का इस्तेमाल पढ़ने में नहीं होगा, लिखने में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ बच्चों के बारे में ये पूछा जाता है, ठीक है, कि बच्चे जो है वो आंखों को मिला नहीं पाते हैं दूसरों से, सामाजिकता से बहुत दूर रहते हैं, वो क्या होता है, स्वलीनता, इसका भी प्रश्न आज पूछा था, ठीक है। तो जो समाज से दूर रहना चाहते हैं, जो आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते हैं, जो सामाजिक लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते, वो किस बीमारी से, किस अधिगम अक्षमता से पीड़ित हैं, तो वो है स्वलीनता से पीड़ित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पक्षी से रिलेटेड प्रश्न था, बच्चे ने कहा पक्षी से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर सभी पक्षियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 मिनट के अंदर। कौन सा पक्षी पुराने खंडहर या मकान में घोंसला बनाता है। तो यार सबको भी पता है कि आप लोग कितना भी नया मकान बना लो, 2-3 सालों के बाद आपके घर में कबूतर आ जाएंगे। तो कहीं कबूतर दिख रहा है क्या, तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा। बसंत गौरी की अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं बारबेट, ठीक है। बारबेट क्या करता है, ये पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, पेड़ के तने में, ठीक है। तो पेड़ के तने में कौन करता है, बारबेट, ठीक है। दर्जी चिड़िया 2 पत्तों को एकदम दर्जी के जैसे सिल देती है, तो पत्तों को सिलने वाली चिड़िया, कल प्रश्न पूछा गया था 28 तारीख को, आज 29 तारीख को ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दर्जी चिड़िया 2 पत्तों को एकदम दर्जी के तरीके से सिल देती है, और उसमें अंडे के आकार के हिसाब से, जैसे कि इंसान मोटा है तो मोटा कपड़ा सिल देगा, पतला है तो पतला, नाप के हिसाब से। तो जिस तरीके के अंडे हैं, जिस तरीके के उसके बच्चे हैं, उसके हिसाब से वो अपने कहीं ना कहीं घोंसले को बनाती है और पत्तों को सिलती है। तो सोचो, दर्जी नाम तो पढ़ना ही चाहिए इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया बारबेट, तो आपका पेड़ के तने में। कौवा जो है आप देखोगे बहुत मेहनती है और कहीं ना कहीं काँव काँव करता है। दूसरी चीज़ ये है, इससे सवाल नहीं बनता काँव काँव क्या करता है, सवाल ही बनता है कि कौवे का घोंसला कहाँ पर होता है। तो सबसे ऊपर जो घोंसला होता है ना, वो कौवे का होता है। और देखिए कोयल आती है, बड़े प्यार से कोयल को कहीं ना कहीं बहला फुसला करके बोलती है, ऐसा है कि मैं अपने बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो एक काम करो कि मुझे घोंसला दिखा दो। तो कौवा जो कहता है कि ठीक है आइए, घोंसला दिखाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, कोयल अपने बच्चों को रख देती है और देखभाली कौन करता है, कौवा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कौवा जो है कोयल के बच्चों की देखभाल करता है, इसके अलावा ये बच्चों की देखभाल करता है, कोयल के अंडों की, बच्चों की देखभाल करता है। लेकिन इसके अलावा एक बीबर पक्षी, जिसको बयां पक्षी भी बोला जाता है, ये जो नर पक्षी होते हैं ना, नर, ये घोंसला बनाते हैं और आकर के मादा पक्षियां जो हैं इनके घोंसलों को देखती हैं। जो घोंसला इनको पसंद आता है, ये बीबर पक्षी के साथ उसी घोंसले में रहती हैं, ठीक है। तो ये वाला तो पक्षी के साथ रहने वाली बात है, ये सिर्फ बच्चे को देकर के कोयल चली जाती है, ठीक है। तो सिर्फ अंडे को कोयल देकर के चली जाती, कौवा सेता है, लेकिन नर पक्षी मादा पक्षी एक साथ रहते हैं, घोंसला देख करके पसंद करती है तब रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, सबसे ऊपर कौवा बनाता है, सबसे नीचे कौन बनाता है, तो वो शकरखोरा के बारे में आपने सुना होगा, शकरखोरा सनबर्ड के बारे में, ठीक है। तो सनबर्ड जो है याद रखिएगा, शकरखोरा इंग्लिश में सनबर्ड कहते हैं, ये लटकती झाड़ियों पर अपना घर बना लेता है, ठीक है। लटकती झाड़ियों पर, पेड़ के सबसे निचले तने पर ही अपना घर बना लेगा, तना नहीं बोल सकते हैं, डालियों पर, सबसे निचले डालियों पर। तने वाला जहां पर सवाल आएगा बसंत गौरी, जहां पर लटकती हुई घोंसले की बात आएगी शकरखोरा, सबसे ऊपर आएगा कौवा, कबूतर खंडहर में, दर्जी चिड़िया कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 2 पत्तों को मिलाकर के सिलने का काम, एक कलचिड़ी आती है, कलचिड़ी, नकचिड़ी नहीं, कलचिड़ी, ठीक है। तो कलचिड़ी में क्या होगा, इसको हम लोग इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रॉबिन में क्या होता है कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच में जहां घोंसला बनाने की बात आएगी, याद रखिएगा कलचिड़ी। अगर कांटों के बीच में तो उसको फाख्ता बोलते हैं, डव बोलते हैं। अगर कांटों के बीच में, देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, सबके अंदर वेरिएशन देखिए, कोई कांटों के बीच में है, तो कोई पत्थरों के बीच में है, तो कोई खंडहर में है, तो कोई चिड़िया अपना खुद से ही बना लेती है भाई पौधे पत्तों को सिल करके, कोई पेड़ के तनों में है, कोई डालियों के ऊपर है, कोई डालियों के नीचे है, कोई दूसरे के घोंसले में जा रहा है। तो बहुत सारी वैरायटी है, इसीलिए यहाँ पर बर्ड से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बर्ड से सवाल इसीलिए बनते हैं, ठीक है। इनके पंखों के बहुत सारे काम हैं, ये धूप में बचाते हैं, धूप से, गर्मी से, बरसात में आप देखोगे पानी से, और कहीं ना कहीं ठंड में अपने गर्माहट देने के लिए भी इन पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, सुनने का काम करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जो है बहुत तरीके की आवाज़ों को सुन पाते हैं, ऊपर से आसमानी आवाज़ों को अलग तरीके से बयां करते हैं, ज़मीन से आने वाले खतरे के लिए अलग तरीके से बयां करते हैं। कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज पूछे गए हैं।
चलिए इस तरीके के सवाल बनते ही हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वाले सवाल नहीं पूछे गया था। पूरा वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी सवाल कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आज 29 तारीख को ये भी सवाल बना था कि यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे आपको नहीं गुजरेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये भारत का नक्शा है। अगर मान लो कैसे बनाऊँ मैं भारत का नक्शा, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। तो याद रखना ये भारत का नक्शा है, ठीक है। चलो मोटा मोटी मैंने बना दिया है, 7 सिस्टर्स हैं इधर, ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिहार आएगा, बिहार की राजधानी पटना, और चंडीगढ़ यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसके बीच बीच में कौन सा पड़ेगा राज्य? तो आपका यूपी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दिल्ली भी पड़ेगा, हरियाणा भी पास में पड़ेगा, लेकिन पंजाब इधर है, ठीक है। तो पंजाब आपका रास्ते में नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली और देखिए हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ जाते समय पंजाब जो है सबसे पीछे की तरफ है, तो इसलिए पंजाब नहीं पड़ेगा। आंसर नंबर 4 यह इसका राइट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अब इसके बाद हम लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटेट निकलना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सीटेट में अगर नंबर कम आए और यूपी टेट में अगर आपको ज़्यादा नंबर लाओगे तो वो वेटेज आपके आने वाले सुपर टेट में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। PDF आपको यहाँ पर मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको लेकर के बच्चे आज भी बहुत परेशान हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 है। पहले कितने थे? पहले थे आपके कहीं ना कहीं 7 के आसपास थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गया। अब यहाँ पर देखोगे एक क्या बढ़ा है, कुछ को राज्य कुछ को मर्ज कर दिया गया, जैसे दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और लेह और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, और सॉरी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो जम्मू को तो 8 हो गए। तो कुल मिला कर देखें तो अगर हम गर्दन की बात करेंगे, अगर भारत की गर्दन की बात करें तो गर्दन पर ही 4 आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लद्दाख, जम्मू और पंजाब, और सॉरी लद्दाख, जम्मू और चंडीगढ़ और नई दिल्ली, 4 तो यहीं पर हो गए। फिर 2 इधर देखने को मिलेंगे आपको, एक दमन दीव देखने को मिलेगा और अरब सागर की तरफ एक लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दमन दीव और सॉरी ये क्या नाम है इसका, हाँ दमन दीव, वो गुजरात के पास दमन दीव है यहाँ पर, और लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा ही। और फिर इधर बंगाल की खाड़ी में एक पुदुचेरी देखने को मिलेगा तमिलनाडु के पास, और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो 8 हो गए। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 हो गए। दमन दीव अरब सागर में है, लक्षद्वीप भी अरब सागर में है, और बंगाल की खाड़ी में पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, ये 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों की बात करें तो राज्य अभी 28 हैं, इसको भी याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे 29 करके आ जाते हैं, 29 नहीं करना है। बहुत मार्जिन मतलब बहुत कम मतलब चांसेस है कि बच्चे इसको सही करें, क्योंकि आज भी उनको 29 याद है और इस पर अपडेट नहीं हो पाते हैं बच्चे। इसको अपडेट रखिए। 28 राज्य। अब ये भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, तो सब लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य है। गलत बात है। जम्मू कश्मीर जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। सारी कमान जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। आज एक सवाल आया है सांप से भी, तो इसको याद रखिएगा। सांप आर्यनाथ एक सपेरा है जो अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है, तो सांप के यंत्र पर अनुक्रिया करने के कारण बजता है। गलत बात है। सांप को बाहरी कानों से बीन सांप के कान होते ही नहीं है। सांप की आंखों द्वारा आंखों की गति से हो ही नहीं सकता। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर संचरण, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो देखिए सांप के पास कान नहीं होते हैं। जो भी आपको लगता है ना कि सांप बीन बजाता है, बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि सांप के कान नहीं होते तो बीन बजाने से सांप बेवकूफ़ है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है हमें कि तू मेरे मुन्ना कर्ज निभाना, दूध के कर्ज निभाना, ऐसा कोई फिल्म था। तो वो बीन बजाता है तो चला आता है। तो ऐसा नहीं है। बीन बजाने से ना उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन बीन के माध्यम से कुछ कंपन सुनाई देता है। हर जीव की अपनी अपनी कहीं ना कहीं देखोगे खासियत है, स्पेशलिटी है। जैसे आप अपने हाथों से काम कर सकते हो, ठीक है ना, कानों से सुन सकते हो, लेकिन एक लिमिटेशन है। लेकिन बहुत सारे जानवरों के पास, बहुत सारे जीव जंतुओं के पास, कीड़े मकोड़ों के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। उनको यही लगता होगा कि जैसे हम क्या कहते हैं कि इंसान का जन्म जो है ना बहुत मुश्किलों से मिलता है, तो वो भी बोलते होंगे कि कुत्ते का जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है। बिल्ली का जन्म बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है। वही ये बोलते होंगे, क्योंकि भगवान ने सबके पास इतनी स्पेशलिटी दी है कि वो अपने आप को बेस्ट माने, ठीक है। तो याद रखना, बीन द्वारा जो है उत्पन्न कंपनों से भी वो सीख लेते हैं, मतलब सुन लेते हैं चीज़ों को। जैसे आपको पता है कि पत्ता हिल रहा है तो भी टाइगर को पता चल जाता है कि यहाँ पत्ता हिल रहा है, ठीक है, तभी तो शिकार करेगा, अदरवाइज भूखे मर जाएगा, ठीक है। तो कौन आ रहा है, कितने किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर पर भी वो सूंघ करके पता लगा लेता है कि हमारे एरिया में कोई है, तो चलो अब शिकार करने चलते हैं। तो सबके पास स्पेशलिटी है अपनी अपनी।
तो कंपन आप समझते हो, ऐसे ऐसे कंपन, ठीक है। तो वाइब्रेशन की बात की जा रही है, तो वाइब्रेशन से समझ जाता है, जैसे आपके ऊपर वाले फ्लोर पे डीजे चले तो कंपन वाइब्रेट होने लगता है, मकान देखा होगा आपने, तो वो वाइब्रेशन आपको बताएगा कि हाँ कहीं ना कहीं म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना। या फिर कार में देखो कि बहुत तेज साउंड में अगर गाना बजा रहे हैं लोग और शीशा बंद है तो भी बाहर कंपन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो कंपन का कार्य करता है। तो बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर के संचरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से सीखता है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर देते हैं राइट आंसर, और इसीलिए सवाल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिलेटेबल हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के, कि आज प्रश्न प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम एज इट इज फॉर्म में नहीं है, लेकिन नैतिकता के बारे में मैंने कोहलबर्ग के बारे में बता दिया आपको। 3 लेवल हैं, 6 स्टेज है लेवल, ठीक है। लॉरेंस से लेवल याद रख लीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, तो लॉ से लेवल, इन्होंने लेवल 3 दिया है और उनके अंदर 2-2 स्टेजेस दिए हैं, मतलब 6 स्टेजेस हैं। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात करी हुई है, कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में बताई है। आज मैंने आपको पियाजे को भी डिटेल में बता दिया है, वाइगोत्स्की को भी बता दिया है। तो डेली बेसिस पर वीडियो देख रहे हो तो आपकी तैयारी सिर्फ सीटेट की नहीं है, बहुत आगे लेवल तक की है, ठीक है। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।